नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संसद ने आज सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 लाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य कमर्शियल सरोगेसी को रोकना है। देश में ऐसा देखा गया है कि कई लोग कमर्शियल सरोगेसी का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पर बच्चे को पैसा देकर खरीदा जाता था। साथ ही सरोगेट मां का स्वास्थ्य और उसकी गरिमा और सम्मान भी बरकरार रहे, इसका लगातार कोशिश की गई है और इस बिल में भी तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं। संसद ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को आज मंजूरी दे दी, जिसमें देश में किराए की कोख या सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके वाणिज्यीकरण को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है। दोनों ही बिल सरोगेसी से जुड़े हुए हैं और इसके अलग अलग पहलुओं पर जोर डालते हैं। जिन दो कानूनों को सदन द्वारा पारित किया गया है वो सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 और द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 है। आइए एक बार देखते हैं विस्तार से क्या है इस बिल में। संसद ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी, जिसमें देश में किराए की कोख या सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके वाणिज्यीकरण को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है। लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच विधेयक को सदन की मंजूरी के लिए रखा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही सदन ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में आने के बाद इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया था। निचले सदन में यथापारित विधेयक को पिछले सप्ताह राज्यसभा में संशोधन के साथ मंजूरी दी थी और इसे दोबारा लोकसभा में लाया गया। विधेयक में कहा गया है कि विवाहित महिलाएं, विधवाएं सरोगेसी का लाभ ले सकती हैं। तलाकशुदा महिलाएं सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART और परिस्थितियों के अनुसार सरोगेसी का लाभ भी ले सकती हैं। विदेशियों के लिए ये हैं प्रावधान। विदेशी दंपतियों को सरोगेसी के लिए हमारे देश में कानून का पालन करना होगा। बच्चे में कोई विकार होने पर अब उसे छोड़ा नहीं जा सकेगा। विधेयक में ये प्रावधान है कि 23 से 50 साल तक की उम्र की महिलाएं सरोगेसी का रास्ता चुन सकती हैं। सरोगेट मां बनने के लिए महिला को विवाहित होना चाहिए। ये प्रक्रिया मातृत्व धारण करने से संबंधित है, अतः इसका वाणिज्यीकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रावधान किया गया है कि महिला एक बार ही सरोगेट मां बन सकती है। ऐसे में उसका शोषण होने की आशंका भी नहीं होगी। स्पर्म और अंडे दान देने वालों के लिए भी उम्र तय की गई है। पिछले सप्ताह उच्च सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि सरोगेट मां का स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत अब राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। किस तरह से ये काम करेंगे, क्या रहेगा इनका काम करना, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड NSB और राज्य सरोगेसी बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। NSB के कार्यों में जो चीजें शामिल होंगी उनमें सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, सरोगेसी क्लिनिकों के लिए आचार संहिता तैयार करना और SSBs के कार्यों की निगरानी करना। वहीं इस बिल के तहत जो अपराध और दंड को शामिल किया गया है उस पर एक नजर डालते हैं। बिल निम्नलिखित अपराधों को घोषित करता है, जिसमें कमर्शियल सरोगेसी करना या उसका विज्ञापन करना, सरोगेट माता का शोषण करना, ये सब अपराध और दंड के तहत आता है। सरोगेट बच्चे का परित्याग, शोषण या उसे अपनाने से इनकार करना, सरोगेसी के लिए मानव एम्ब्रियो या गैमेट्स को बेचना या आयात करना, और इन अपराधों पर न्यूनतम 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इस बिल पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, क्योंकि इस बिल के कानूनी पहलू भी हैं, साथ ही साथ महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा भी ये बिल कहा जा रहा है। जिस तरह से सरोगेट मदर के अधिकारों को संरक्षण दिया गया है इस बिल में, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हम उनका परिचय आपसे करा दें। प्रोफेसर सुधा प्रसाद, प्रेसिडेंट इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राधिका थापर बहल, एडवाइजर फर्टिलिटी लॉ केयर, और हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, संजय के चड्ढा, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का स्वागत है। सुधा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और कहेंगे कि इसको आप कितनी बड़ी जीत किन किन मायनों में मानती हैं?
इस बिल के लिए हम लोग सरोगेसी बिल के लिए बहुत बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे और हम सारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इस बिल का बहुत स्वागत करते हैं कि इसमें रूल रेगुलेशन के अंतर्गत अगर ये काम हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन काफी हो जाती है जैसा आप लोगों ने बताया। और इस बिल के अंदर हम कम से कम इस अधिकारों को, जिनको सरोगेट बनना है, जिन्हें अपनी कोख दान में देनी है, उन्हीं लोगों को लिया जाएगा और किसी पर प्रेशर नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, किसी को जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो ये बिल बहुत बहुत मान्यतापूर्ण है और हम सब इसका वेलकम। जी सुधा जी, किस तरह का शोषण सामने आता था, क्योंकि वो कानून कैसे रोकेंगे उस पर हम बात राधिका जी से करेंगे, लेकिन वो क्या शोषण थे जो सरोगेट मदर के लिए सामने आया करते थे अभी तक? ऐसा है कि देखा गया था शुरू से कि जिनके 2, 3, 4, 5 बच्चे भी हैं, वो भी सरोगेट बनने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर उस प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं उनकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनका खून का दौर छूट सकता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी रिलेटेड, प्रेगनेंसी के साथ हो सकती हैं। तो उस वक्त सारा ध्यान सेंटर्स का बच्चे पर रहता है कि कहीं बच्चा खराब ना हो जाए, जबकि हर डॉक्टर माँ को भी बचाना चाहता है, लेकिन उस दौरान हो सकता है कि माँ की तबीयत खराब हो जाए और माँ को बचाना मुश्किल हो जाए। तो ये प्रावधान जो रखा गया है कि महिला के अपने बच्चे हों और एक बार ही सरोगेट बने, मेरे ख्याल से ये काफी हद तक ठीक है। लेकिन अगर किसी महिला का एक ही बच्चा है तो वो उसको अगर दोबारा चांस मिले, क्योंकि इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि हम निस्वार्थ सरोगेसी करेंगे। निस्वार्थ का मतलब ये है कि हम उसमें कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है, लेकिन साथ में उस महिला को कहीं से करीबी परिवार के लोग ही होने चाहिए। जब हम बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली की, तो आजकल के दिन में ज्वाइंट फैमिली नहीं है, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली है जहां हस्बैंड वाइफ रहते हैं। और उस हालत में अगर किसी परिवार वाले को कहा जाए कि आप मेरे लिए सरोगेट बने, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से कोई नहीं बनेगा जी। तो थोड़ी बहुत कमर्शियलाइजेशन, कोई अनजान आदमी अगर तैयार हो जाता है तो इसमें थोड़ी उस महिला को जो इतने साल से प्रेगनेंसी के लिए तड़प रही है, उसको बच्चे के लिए चाह हो रही है, अगर इस हालत में इसमें थोड़ा सा प्रावधान दिया जाता कि किसी अनजान महिला को भी हम सरोगेट बना ले, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि अपनी रिश्तेदारी का कोई भी परिवार का आदमी सरोगेट बनने से तैयार नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में लोग इतने खुले विचार के हैं कि अच्छा मैं भाभी, ननद, भाई, भतीजी कोई सरोगेट बन जाए घर के परिवार के लोग, ये मुश्किल है बनना। जी तो चड्ढा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चड्ढा साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। चड्ढा साहब, क्या इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और कानूनी तौर पर सरोगेसी में खासकर जो कमर्शियल है, जैसे यानी कि उसका जो व्यवसायीकरण हो रहा था, उसको रोकने में अब इस कानून के बाद से किस तरह की मदद मिलने जा रही है? विशेषता है वो ये है कि एक नियमावली दी गई है कि कौन बन सकता है सरोगेट मदर, किस किस को। अच्छा, पहले ये नियमावली के अभाव में क्या होता था कि जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कमर्शियलाइजेशन का एक हम देखते थे कि सामने आता था और कमर्शियलाइज्ड वे में इस तरह के होते थे चीजें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस लॉ का वेट कर रहा था, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड होती थी। दैट इज द रीजन लोग जो है इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाते थे। और निश्चित तौर पे कई अभी भी ऐसे पक्ष हैं जिन पे मेरे को लगता है कि जैसे जैसे कानून बढ़ेगा, जैसे जैसे सामने आएगा, अगर उसकी जो कमियां होंगी
तो उन कमियों को ऐसी व्यवस्था है, अमेंडमेंट की व्यवस्था होती है लेटर ऑन, और इसके अलावा साथ साथ जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी नियमावली के लिए, तो जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम इस कानून में और सुधार भी करेंगे, और जिससे कि जो देखिए जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो देखना बहुत आवश्यक है। अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो बच्चे को चाहते हैं और किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या अगर मां बनने पे मां जो है उसको उसके जान का, उसके जीवन का खतरा है वो, या फिर ऐसे लोग जो कि दो पुरुष हैं वो मिलके अगर किसी बच्चे को चाहते हैं, या इस तरह की पोजीशंस हमारे कानून में अब दी गई हैं। और ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मेरा ख्याल है डिमांड थी जो कि अब मीट आउट हुई है, और पॉजिटिव वे में इसको देखना चाहिए। देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कि मैं खुद जानता हूं, उन्होंने कई तरह से ग्रसित हुए हैं, जैसे कि उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया और उसके बाद उसमें काफी दिक्कतें आई, उसके माँ बाप दोबारा आ गए। ये हम केसेस बहुत रेगुलरली देखते हैं। तो लोगों में ये एक चाह थी कि इस तरीके का कानून बने, और जब तक लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो व्यवस्था सही नहीं चलेगी, ऐसा सब जानते हैं, जग नहीं थे। और जैसा कि अभी कॉमर्शलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, वो भी व्यापक रूप पे चल रहा था, उसकी कई हमने देखा कि कई केसेस भी हम लोगों के समक्ष आए। जी राधिका जी, सरोगेसी को हमेशा से इस तरह से देखा गया है कि जो माँ बाप बिना औलाद के हैं उनके लिए एक तरह से ये एक वरदान की तरह से हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि कानून के अभाव में, या सख्त कानूनों, सजा, अपराध, दंड, इन तमाम चीजों के अभाव में भारत का इस्तेमाल एक तरह से इसके सिर्फ व्यवसायीकरण नहीं, लेकिन महिला की एक गरिमा, सम्मान जो होता है उसे भी चोट पहुंचाने लग गया था? देखिए, इस मुद्दे को लेके मैं इस तरीके से इसको पेश करना चाहूंगी कि नजरिया किसी भी चीज को लेके दो तरीके से नजरिया बन सकता है। इसलिए सरोगेसी बहुत सेंसिटिव हो गया था, क्योंकि जैसा दृष्टिकोण आप कह रहे हैं, एक वर्ग ने अपना दृष्टिकोण वैसा बना लिया था। उनको ये लगता था कि ये गरिमा का मुद्दा है, बहुत सारे बाहर के विदेशी लोग आते हैं और यहाँ से आके बच्चा पैदा करते हैं, और हमारी औरतों का उनकी कोख का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक दृष्टिकोण बन गया था, एक्सप्लॉयटेशन का बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था। बहुत सारे ऐसे जायज, या कह लो कि एक मन में बने हुए कुछ डर कि कहीं कोई बच्चा छोड़ ना जाए, या किसी और मुल्क में छोड़ के गया है तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। ह्यूमन राइट्स के लेवल पे बाहर आपको पता है कि इंडिया का हमेशा, क्योंकि हमारा मुल्क अभी विकसित हो रहा है, डेवलपिंग देश है, तो हम इजी टारगेट हो जाते हैं। तो ऐसा एक वर्ग ने अपना दृष्टिकोण बना लिया था। लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड में, आपको जैसे मेरी फर्म का नाम फर्टिलिटी लॉ केयर है, मैं करीबन पिछले 15-17 सालों से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज से रिलेटेड ही वकालत कर रही हूँ, तो मैं दूसरा दृष्टिकोण भी देख रही थी। मैंने एक ये दृष्टिकोण भी देखा है कि बहुत सारे विदेशी लोग जब इंडिया से बच्चा पैदा करके जा रहे हैं, तो वो एक लेवल से वो मुल्क कहीं ना कहीं इंडिया के और करीब आ रहा था। मैंने देखा कि वो इंडिया के त्योहार बनाने लग गए थे, मैंने देखा कि वो अपने बच्चों के नाम इंडिया से रखने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक बॉन्ड भी बन रहा है। इंडिया के मैच के लिए लोग, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलता था तो वहां के ऑस्ट्रेलियन नागरिक फिर इंडिया के लिए जीत के लिए वो करते थे। तो एक मिला जुला दृष्टिकोण है, जिसको इसीलिए कानून का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि स्टेट हमेशा पिता के रूप में माना जाता है, सरकार हमेशा पिता के रूप में मानी जाती है। और जब दो तरह के दृष्टिकोण बहुत हावी और भावी होने लग जाते हैं, तो एक समय आ जाता है कि हम अपने देश का दृष्टिकोण उसको पूरे ग्लोबल लेवल पे दर्शित करें। जी हाँ, इस बिल के तहत तो हम ये कहेंगे कि जहां पिता के दृष्टिकोण को माना जाता है, वहां इस बिल के तहत माँ को सम्मान दिया जा रहा है, मातृत्व को सम्मान दिया जा रहा है, और उसे हितों से और खासकर अपने फायदे से सबसे ऊपर रखा जा रहा है। चड्ढा साहब, जिस तरह से ये तय किया गया है कि सरोगेट मदर विवाहित माँ ही बन सकती है इस कानून के तहत, क्या आपको लगता है कि इस पर सख्ती या एक ये प्रावधान बहुत ज्यादा जरूरी था, इसका बेजा इस्तेमाल ना हो?
देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी मेरी बहन राधिका कह रही थी कि महिलाओं का उनकी कोख का इस्तेमाल गलत ना हो जाए। गरिमा, महिला की गरिमा, महिला की कोख की गरिमा, इस कानून का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो था। और जैसे कि अब इसमें कई चीजें बहुत माइन्यूट हैं, जैसे कि जो सैरोगेट मदर है वो किस प्रकार से, उसको एक नियमावली दी गई है कि इस प्रोविजंस के तहत उनको होगा, कैसे जो है चयन किया जाएगा, और उसका फिर चयन होने के बाद पूरी मेडिकल व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसका पहले से मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उसमें सब तमाम चीजें कवर की जाएंगी, और एक मैरिड वुमेन को ही ये अख्तियार या ये अधिकार दिया गया है कि वो सैरोगेट मदर हो। और बिल्कुल सबसे जो अहम बात है वो है किसी भी प्रकार का जो प्रेशर से इस चीज को नहीं है, अपनी फ्री विल के आधार पर ही एक महिला इसके लिए राजी होगी। तो ये एक बहुत अहम बात है, जैसा आपने बताया कि महिला की गरिमा के लिए इसकी आवश्यकता थी। और एक सशक्त जब कानून होता है तो ऐसा देखा जाता है कि जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, जो कमर्शियलाइजेशन और इसका मिसयूज करके जो है, ऐसा हमने देखा। पहले हम उन बातों में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, इस तरह के कई केसेस हमने देखे जहां पे दुरुपयोग भी हुआ है। जी राधिका जी, क्योंकि आपका सीधा सीधा ताल्लुकात फर्टिलिटी लॉ केयर, मतलब आप उनके कानूनों से जुड़ी हुई हैं, तो जब अब इसके तहत इस कानून के तहत ये प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड होंगे, तो किस तरह से उन मामलों का निपटारा होगा, उन पर कैसे देखा जाएगा, उससे क्या मदद मिलने वाली है? देखिए, जैसे उद्देश्य या मुद्दा एक्सप्लॉयटेशन रोकने का है, उसी में हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर जो बोर्ड्स बनेंगे उनको चलना पड़ेगा। उनको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम एक नजरिया ये अपना लें कि हम एक्सप्लॉयटेशन के चलते बहुत ही सख्ती के रूप में चल पड़े, और ये भी देखना जरूरी है कि एक परिवार को बच्चे की बहुत जरूरत है। अब उसके चलते बहुत सारे नियम ऑलरेडी इसमें आ गए हैं, लेकिन आपको पता है कानून दो तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून ऐसे बनता है कि पहले उसको पार्लियामेंट पास करती है, फिर उसके ऊपर जो बोर्ड या ढांचा बना होता है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आता है। जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएगा तब ये एक संपूर्ण कानून बनेगा जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। वो पूरे नियम के हिसाब से क्या एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, कौन से लोगों की उम्र से, तो सरकार ने क्या किया है, क्राइटेरिया बनाया है, वो बोर्ड असेस करेंगे वो क्राइटेरिया, वो एक उम्र का क्राइटेरिया होगा, मेडिकल कंडीशन का क्राइटेरिया होगा, वो जिनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, जिसका मतलब कि जिनके कोई बच्चा नहीं है या बच्चा है लेकिन वो बच्चे में कोई ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी से वो बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहा, तभी उनको दूसरा प्रावधान मिलेगा। और वो एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए माता पिता और सरोगेट दोनों अफसर के आगे और कोर्ट के आगे एक प्री सरोगेसी ऑर्डर लेके आएंगे और कहेंगे कि हाँ, ताकि वो देख सकें कि इस औरत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई पैसे का लालच से इसको नहीं बनाया गया, तो वो अपनी असेसमेंट करेंगे उस औरत से कि वो औरत, अच्छा अभी डॉक्टर सुधा प्रसाद जी बोल रहे थे कि वो फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेटिव, तो मैं ये बताना चाहूंगी राज्यसभा ने वो ही अमेंडमेंट की है। हाँ। तो हम बहुत खुश हैं कि राज्यसभा और सरकार ने ये समझा है कि लोगों के अब भाई बहन या परिवार, इतने संयुक्त परिवार में ना तो इतने लोग हैं, ना इंडिया का ढांचा इतना सिंपल रहा है कि कोई भाभी अपनी ननद की हेल्प कर सकती है, ननद अपनी भाभी की, अब दो बहनें एक दूसरे की इतनी हेल्प कर सकती हैं, अब कोई तीसरी औरत बन सकती है, लेकिन उसके बनने का पूरा सिस्टम कानूनी रूप से रेगुलेट कर दिया गया है। उसको क्या खर्चा मिलेगा, क्या अलाउड खर्चा होगा, वो सब चीजें, तो ताकि एक थ्रो अवे मनी ना हो कि ये लीजिए पैसा और मेरे लिए मां बनिए, क्या अलाउड है, ताकि इसके ऊपर एक इंडस्ट्री मशरूम ना करे। आई थिंक इसीलिए सरकार ने वो विभाजित करके चीजों को एक बोर्ड के आगे रखने के लिए बोला गया। जी प्रोफेसर सुधा, जिस तरह से अभी राधिका जी बता रही थी, उसमें दो चीजें बस हम जोड़ना चाहेंगे। जब इस प्रावधान को बनाया गया कि सरोगेट क्लिनिकों का पंजीकरण होगा, क्या अभी तक ये देखा गया कि जगह जगह सरोगेट क्लिनिक्स खुल जाती थी, उन पे किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता था? और दूसरी बात, लोगों में संवेदनशीलता उस महिला के प्रति, क्या एक कानून बनने के बाद से उस सोच और समाज में भी वो परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता था
क्योंकि आप एक सेंटर चलाती हैं, कई ऐसे मामले देखे होंगे, लोगों में उस महिला को लेके असंवेदनशीलता भी दिखती है क्या? मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगी कि सरोगेट सेंटर्स तो बहुत सारे खुल गए हैं। अभी तक ना ART का कोई रजिस्ट्रेशन था प्रॉपर और ना सरोगेट सेंटर का था। तो इससे सभी लोग, हम सभी खुश हैं कि एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक NSD बोर्ड बैठेगी और उसमें बिल्कुल लिखित में उनके रूल एंड रेगुलेशन होंगे जिनका पालन करना होगा। ये बहुत अच्छी बात है। सबकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी। कोई मशरूमिंग जिस तरह की हो रही है आज की तारीख में, कम से कम वो जरूर रुक जाएगी। और जिस तरह से फिंगर उठती है कि IVF सेंटर आर डूइंग ऑल दीज थिंग, कम से कम वो वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सब एक ही छत के नीचे एक ही रूल रेगुलेशन से चलेंगे जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक तरीका बन गया जिसमें हम उस रूल के हिसाब से चले जी। और दूसरी बात है संवेदनशीलता की। तो कोई भी डॉक्टर असंवेदन नहीं होता, अनइमोशनल नहीं होता। डॉक्टर के सामने हर पेशेंट, वो चाहे वो सरोगेट हो, चाहे वो अपने स्वयं IVF करा रही हो, संवेदनशीलता हम हर मरीज के लिए रखते हैं। जी प्रोफेसर तो सुधा, मैंने इसलिए डॉक्टर्स ये की कहना संवेदनशीलता के लिए नहीं बिल्कुल कहा था। गलत होगा शायद जी। कि हम संवेदन नहीं रखते। नहीं प्रोफेसर सुधा, इसलिए आप मैं प्रोफेसर ये सुधा बताना चाहती हूँ कि हर डॉक्टर उसी तरह से उस माँ की देखभाल करेगा कि उसका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है, वजन बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा ठीक है कि नहीं, और फाइनली उस माँ को बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य के साथ उसकी डिलीवरी कराई जाएगी। तो हर डॉक्टर अपनी तरफ से हर कोशिश करता है। प्रोफेसर सुधा, जरूर है कि कहा जाता है कि अगर डिलीवरी के समय ये एक दूसरी जिंदगी माँ को मिलती है जब डिलीवरी होती है, तो उस दौरान हो सकता है किसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और सारी कोशिशों के बावजूद उसको उसके साथ मुश्किल हो जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो हम सब संवेदनशील लोग हैं। डॉक्टर बिल्कुल प्रोफेसर सुधा, मेरा डॉक्टर्स की तरफ या फर्टिलिटी सेंटर्स की तरफ ये इशारा नहीं था, ये इशारा उन माँ बाप जो सरोगेसी के लिए जाते हैं उनकी तरफ था। अंत में संजय चड्ढा जी, आपसे बस अंत में एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। हालांकि इस पे मैं बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। सरोगेसी को लेकर एक बड़ा कानून आया है। हम देखते हैं समाज में बहुत ऐसे बदलावों के लिए कानून आए, लेकिन वो बदलाव इतनी तेजी से दिखाई नहीं देते हैं। क्या आपको लगता है इस कानून के बाद एक बड़ा बदलाव हमें दिखाई देगा और शायद साथ ही साथ सरकारें उस पर भी काम करेंगी कि अगर कहीं लूप होल्स बचते हैं तो उसको कैसे उस पर कैसे सख्ती से काम करना है? देखिए, कानून बना देने भर से काम खत्म नहीं हो जाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कानून को जन जन तक पहुंचाना भी सरकार का ही काम है। उसका प्रचार प्रसार करना, जिससे कि हर व्यक्ति को ये पता हो कि ये कानून की व्यवस्था है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, यहाँ पे कानून ऐसा है जो कानून हमें, अगर किसी ने भी उसका मिसयूज किया तो उसके लिए बहुत बड़ा सख्त प्रावधान किया गया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि इससे कोई कमी होगी, इससे बल्कि एक बेहतरी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक ढांचा मिल जाएगा, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि हर चीज अब नियमावली के आधार पर चलेगी और एक आदेश की आवश्यकता अवश्य होगी और उसी आदेश के बाद ही सरोगेसी की जा सकती है। बिल्कुल संजय जी, आप तीनों ही पक्षों का अलग अलग प्रयास रहा है सरोगेसी के कानून को लेकर। एक लंबी प्रक्रिया रही जिसमें आप तीनों ही लोग शामिल रहे हैं और समाज में तमाम ऐसे लोग शामिल रहे हैं। आज इस बिल को पास कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो अभी तक की समस्याएं रही हैं, जो महिलाओं का शोषण रहा है, वो अब इस कानून से निश्चित तौर पर रुकेगा। एक बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा काम करना है सरकारों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस विषय पर जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में बस आज इतना ही। DD न्यूज़ पे खबरें जारी। नमस्कार।